नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बहुत स्वागत है आप सभी का। क्या किसी भी वक्त युद्ध का ऐलान होने वाला है? क्या किसी भी वक्त बदले की शुरुआत होने वाली है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वॉर रूम में किसी भी वक्त जाने वाले हैं। हवाई हमले वाली चेतावनी के सायरन लगाने के आदेश दे दिए गए हैं। 7 मई की तारीख हर ऑर्डर पर लिखी गई है। 7 मई यानी कि अभी से 48 घंटे और 48 घंटे से भी कम वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सारे मंत्रियों से मिल चुके हैं। आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ से मोदी की बात हो चुकी है। डिफेंस सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी से भी प्रधानमंत्री की बात हो गई है। अमेरिका के साथ डिस्कशन हो चुका है। आज पुतिन का फोन भी आ गया। खबर मिली है कि तारीख तय हो चुकी है, तरीका भी तय है, टारगेट फिक्स है। बस किसी भी वक्त एक बड़ी खबर आ सकती है। पूरे देश के लिए यह ऑर्डर निकाला गया है कि 7 मई को पब्लिक पूरी तरह अलर्ट रहे। युद्ध के हालात जैसे होते हैं वैसी मॉक ड्रिल कराई जाए। हॉस्टाइल सिचुएशन में पब्लिक को बचने की प्रैक्टिस कराई जाएगी। दुश्मन अगर हमला करता है तो कैसे सावधान रहना है यह बताया जाएगा, सिखाया जाएगा। तो क्या 7 मई को ऐलान जंग होने वाला है? पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, मैं जानता हूं। परेशानी का कारण भी मैं हूं, यह भी मैं जानता हूं। परेशानी का कारण भी मैं हूं, यह भी मैं जानता हूं। नरेंद्र मोदी हमले का ऑर्डर कब देंगे? पाकिस्तान 300 घंटों से यही सोच रहा है। 18,000 मिनटों से पाकिस्तान रिपीट मोड में यही कह रहा है। मोदी ने दिमाग खराब कर रखा है। मोदी ने दिमाग खराब कर रखा है। 13 दिन से पाकिस्तान यही कैलकुलेट कर रहा है मोदी कैसे स्ट्राइक करेंगे, कहां से अटैक करेंगे, कहां कहां अटैक करेंगे। एक पाकिस्तानी पूछ रहा है मोदी हमला क्यों नहीं कर रहे। दूसरा पाकिस्तानी कह रहा है मोदी कहीं आज रात तो अटैक नहीं कर रहे। तीसरा पाकिस्तानी कह रहा है मोदी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा। चौथा पाकिस्तानी बता रहा है पाकिस्तान में तो इस वक्त हर रात खौफ की रात है, हर रात हाई अलर्ट की रात है। मोदी ने हमला कब का शुरू कर दिया, पाकिस्तान को अब तक समझ में नहीं आया। मोदी की सिर्फ मिलिट्री स्ट्राइक पेंडिंग है, बाकी पाकिस्तान पर हर रोज एक नई स्ट्राइक हो रही है। मोदी ने पाकिस्तान का गला पकड़ लिया है। पाकिस्तान को प्यासा मारने वाली अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक कर डाली है। सलाल डैम के सभी गेट बंद करके मोदी सरकार ने चेनाब नदी का बहाव पाकिस्तान की ओर पूरी तरह रोक दिया है। पाकिस्तान का दम अभी से घुटने लगा है। भारत ने अभी पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक की भी नहीं है। पाकिस्तान को एलओसी पर मिलिट्री बिल्डअप करने के चक्कर में 5,000 करोड़ रुपए का चूना पहले ही लग चुका है। सतलुज के पानी का फ्लो भी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर काफी कम हो गया है। बदलिहार बांध से चेनाब का पानी रोककर भारत ने पाकिस्तान पर एक और स्ट्राइक कर दी है। पाकिस्तानी आर्मी को अपना राशन पीओके से शिफ्ट करके पाकिस्तान के पंजाब प्रांत भेजना पड़ा है। मोदी ने पाकिस्तान से 2 फ्रंट का युद्ध ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तीसरे फ्रंट यानी मिलिट्री फ्रंट पर भी युद्ध शुरू होने ही वाला है और यह सोच सोचकर पाकिस्तान के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो रखी है। सुबह शाम पाकिस्तान यही एंटीसिपेट कर रहा है कि हिंदुस्तान का हमला अब हुआ, हिंदुस्तान का हमला तब हुआ। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को स्लो डेथ यानी धीमी मौत की ओर लेकर जा रहे हैं। पाकिस्तान का पानी रोकना, पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लोमेटिक एक्शन लेना, ये इस प्लान के 2 हिस्से थे और तीसरा हिस्सा है पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक करना। मोदी इस फ्रंट पर भी फुल प्रूफ प्लान बना चुके हैं। इस प्लान के तहत ही 29 अप्रैल को मोदी ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनएसए अजित डोभाल से मीटिंग की। 30 अप्रैल को नरेंद्र मोदी और आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच 1 घंटे से ज्यादा 1-to-1 मीटिंग हुई। 3 मई को मोदी ने नेवी चीफ एडमिरल डीके त्रिपाठी से मुलाकात की। 4 मई को एयर चीफ मार्शल एपी सिंह प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे और 5 मई को नरेंद्र मोदी की मुलाकात डिफेंस सेक्रेटरी आरके सिंह से हुई।
72 घंटों के भीतर मोदी की नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ और डिफेंस सेक्रेटरी से 1-to-1 मुलाकात के मायने ही यही है कि पहलगाम हमले के बदले की घड़ी बेहद करीब है। दिल्ली में मोदी जो जो फैसले कर रहे हैं, जो जो स्टेप उठा रहे हैं, जिन जिन से मिल रहे हैं, जिन जिन से क्लोज डोर मीटिंग्स कर रहे हैं, उसने पूरे पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया है, जबरदस्त पैनिक क्रिएट कर दिया है और यह पैनिक कैमरे पर दिख रहा है। पाकिस्तान के लिए सोमवार की रात बहुत भारी रात होने वाली है, क्योंकि बस कुछ घंटे पहले एनएसए अजित डोभाल और नरेंद्र मोदी की पीएमओ में मुलाकात हुई है। दोनों के बीच ये मुलाकात आधे घंटे तक चली है। डोभाल के अलावा गृह सचिव से भी मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की है। ये इंडिकेशन बताने के लिए काफी है कि पाकिस्तान पर ऑल आउट अटैक की घड़ी करीब आती जा रही है। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि सोमवार को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की है। पहलगाम हमले के बाद से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी यूएनएससी के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 से बात कर चुके हैं। पुतिन 15वें ऐसे राष्ट्राध्यक्ष हैं जिन्होंने 22 अप्रैल के हमले के बाद डायरेक्ट मोदी से बात की है। मोदी से बातचीत में पुतिन ने क्लियर मैसेज दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में रूस पूरी ताकत के साथ भारत के साथ खड़ा है। पुतिन ने यह भी कहा है कि जो भी इस हमले के गुनहगार हैं, जो भी साजिश करता है, उन सबको सजा मिलनी चाहिए। पुतिन से फोन पर हुई बातचीत के बाद ही पीएमओ में हलचल तेज हुई। हाई लेवल मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ। उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जापान के रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई। दिल्ली में तेजी से हो रहे घटनाक्रम की खबर जैसे इस्लामाबाद और रावलपिंडी तक पहुंची, वहां पैनिक मचना शुरू हो गया। सबने कहना शुरू कर दिया कि पुतिन के कॉल के बाद हिंदुस्तान पाकिस्तान पर हमला करने के लिए रेडी है। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के स्ट्राइक वाला ये डर अच्छा है। शहबाज और मुनीर को डर लगना भी चाहिए। और इसी डर से जुड़ी एक और बड़ी खबर सोमवार को आ गई है। होम मिनिस्ट्री ने कई राज्यों को 7 मई को इफेक्टिव सिविल डिफेंस के लिए मॉक ड्रिल कंडक्ट कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इस मॉक ड्रिल के तहत एयर रेड वार्निंग सायरन्स के ऑपरेशनलाइजेशन को चेक किया जाएगा। युद्ध की स्थिति में दुश्मनों के हमले के वक्त कैसे बचना है, उसके लिए नागरिकों को, छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स के बारे में बताया जाएगा। दुश्मन के हमले के हालात में देश के जरूरी प्लांट्स और इंस्टॉलेशंस को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी। मॉक ड्रिल में इवैक्यूएशन प्लान के बारे में भी बताया जाएगा, उसकी रिहर्सल की जाएगी। मॉक ड्रिल के लिए मोदी सरकार ने 7 मई की तारीख चुनी है। तो क्या इसका मतलब यह निकाला जाए कि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की बर्बादी की तारीख तय कर दी है और वो तारीख 7 मई ही है? इस तारीख को लेकर पाकिस्तान में अभी से डर वाली कमेंट्री भी शुरू हो गई है। मोदी के सख्त तेवर और हिंदुस्तान के गुस्से से घबराया पाकिस्तान अब इधर उधर भाग रहा है। पहले उसने यूएनएससी में क्लोज डोर मीटिंग की भीख मांगी, फिर पाकिस्तान में ईरान के विदेश मंत्री के साथ बंद कमरे में सेटिंग करने की कोशिश की। सोमवार को ही पाकिस्तान ने 120 किलोमीटर रेंज वाली फतेह सीरीज की सरफेस टू सरफेस मिसाइल की ट्रेनिंग लॉन्च भी की। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त कितना डरा हुआ है, कितना सहमा हुआ है। पाकिस्तान के इस खौफ का लाइव प्रसारण सोमवार को वहां के नेशनल असेंबली में भी हुआ, जहां आनन फानन में आपात बैठक बुला ली गई और जिसने माइक पकड़ा हर शख्स मोदी मोदी रटने लगा। सबके चेहरे पर मोदी का ही खौफ दिखने लगा। हमें स्ट्रांग लीडरशिप चाहिए, क्योंकि यहां पे मैं पब्लिकली कह चुका हूं, अपने हल्के में था, कल वहां पे स्पीचेस भी कह चुका हूं, आपकी रिजीम कह चुकी है, आपकी मिलिट्री कह रही है कि हिंदुस्तान का अटैक इमिनेंट है, किसी भी वक्त किसी टाइम पे आ सकता है। उसका मुकाबला एक स्ट्रांग लीडर ही कर सकता है, वीक लीडर कभी नहीं कर सकता। और हिंदुस्तान क्या करेगा, ये एस्केलेशन, और उस पर भी आपकी स्पीच में अपने आप को मैं आपको बताऊंगा। हिंदुस्तान ये अटैक, इमिनेंट अटैक एयर लॉन्च स्टैंड ऑफ वेपन्स के जरिए करेगा, अपना ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के जरिए करेगा। पिछले साल जो एक ब्राह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल आके पाकिस्तान में क्रैश हुआ था, जनाब स्पीकर, ये कोई शब बारात की सुरसुरी नहीं होती कि आदमी पॉइंट करे और वो उड़ जाए। उसके मुख्तलिफ चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं।
उस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की रेंज तकरीबन आपकी 450 किलोमीटर से ज्यादा होती है, तो उसने जाके एक मखसूस जगह पे ही लैंड करना था। वो टेस्ट था पाकिस्तान के एयर डिफेंसेस का। जनाब स्पीकर, यहां पे पाकिस्तान में न्यूक्लियर ट्रिगर्स क्या हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है। आपका एक न्यूक्लियर ट्रिगर यह है कि आप स्पेशल थ्रेशोल्ड यानी कि आप पाकिस्तान का टेरिटोरियल बाउंड्री उसकी इन्वेजन करें। हिंदुस्तान तो खड़ा है जनाब स्पीकर कि आपकी मिलिट्री थ्रेशोल्ड की डिस्ट्रक्शन, खुदा न खास्ता कि पाकिस्तान की अफवाज को इतना डिग्रेड कर दें कि वो रन ओवर हो जाए। इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन कि आपका गला वो इक्तिसादी तौर पे दबा दें और आपका ब्लॉकेट करें हाई सीज पे और समुंदर पे। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में चिल्ला कर पाकिस्तान के नेता चाहे खुद को कितना भी पाक साफ बता ले, दुनिया अब आतंकिस्तान की नहीं सुनेगी। एक करारदाद आज पेश हुई कि आज हमने मिलकर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए अपने दुश्मन को कुछ पैगाम देने हैं। तो उसके बाद जो तकरीर हुई, मैं समझता हूं कि उस पे पूरे इंडिया में बड़ी तारीफ होगी। और कल ये पाकिस्तानी जरीदों या टीवी में तो नहीं, लेकिन इंडिया के अखबारों और टीवी में बहुत ज्यादा चलेगी ये तकरीर। हम सब इकट्ठे हैं, मोदी मिसकैलकुलेट ना करना। आज तारीख और दुनिया का दूसरा यजीद मोदी बनना चाह रहा है। किसी वहम में ना रहना और याद रखो कि कुछ चीजों पर हम बड़े सेंसिटिव हैं और उनमें से एक इंडस रिवर है। ऐसा ना हो कि ये ट्रिगर दबाने में हमें कोई 1 मिनट या 1 सेकंड भी नहीं सोचना पड़ेगा। ये न्यूक्लियर बॉम्ब हमने शबे बारात या शादी में चरागाह के लिए नहीं बनाए। अमेरिका ने यह ऐलान किया कि पाकिस्तान और इंडिया में अमेरिकन नहीं जाएं, तो क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हम सीधा सीधा जंग के हालात देख रहे हैं। मोदी तो पाकिस्तान पर अटैक करेंगे, करके रहेंगे। मोदी तगड़ा हमला करेंगे, जरूर करेंगे। ये बात अब करीब करीब कंफर्म हो गई है और मोदी सरकार की तरफ से 7 मई की तारीख दे दी गई है। पाकिस्तान में आज हल्ला मच चुका है कि 7 मई को हिंदुस्तान युद्ध शुरू कर देगा। अब यह हल्ला मचते ही पाकिस्तान में एक नया खेल शुरू हुआ। जनरल मुनीर का 3 दिन पुराना वीडियो रिलीज किया गया। उसके बाद जनरल मुनीर फिर गायब हो गया। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में आर्मी को उन्हीं के नेता गालियां दे रहे हैं। गोला बारूद नहीं है, कहां से लड़ोगे? मुल्ला मुनीर को पाकिस्तान की पब्लिक भी गालियां सुना रही है। पाकिस्तान की जनता कह रही है कि ऐसा आर्मी चीफ आया है जो गोला बारूद बेचकर खा गया। मुनीर के बारे में 3 शब्द इस वक्त पाकिस्तान में सबसे ज्यादा चर्चित है। मिस्टर 15%। Whatever form of warfare is applied against us, our retribution will be sharp and painful, and we will certainly strike back far and deep. जब कोई मदरसा छाप आर्मी चीफ बनता है तो अंजाम क्या होता है? अंजाम वही होता है जो 1971 में हुआ। क्या वही 2025 में फिर होने वाला है? जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है। क्या मौलाना मुनीर जंग से पहले ही सरेंडर करने वाला है? उसे चूड़ियां पहनाने की बात पाकिस्तान के मौलाना ही क्यों कर रहे हैं? बॉर्डर के उस पार से इस पार तक पाकिस्तान के आर्मी चीफ की थू-थू हो रही है। झोला भर भर कर गालियां पड़ रही हैं।
कोई कह रहा है कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ मदरसा छाप है, कोई कह रहा है कि आसिम मुनीर सत्ता का भूखा है, कोई सुना रहा है कि आसिम मुनीर भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है, कोई कह रहा है कि मौलाना मुनीर जियाउल हक 2 बनना चाहता है। आसिम मुनीर जियाउल हक 2 बनना चाहता है, ये बात मैंने पहले दिन की थी, बड़ी बातें सुनी थी। आज पूरी दुनिया ये बात कर रही है कि ये आसिम मुनीर और उसका जो सिलेक्ट ग्रुप ऑफ जनरल है वो सारे का सारा ये काम कर रहा है। इंडिया पाकिस्तान की जो टेंशंस है उसमें जो पाकिस्तानी जनरल्स हैं इनका हमेशा से एक तरीका वारदात रहा है, और वो तरीका वारदात क्या रहा है? आपको इस्तेमाल करते हैं, अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हैं, प्रॉक्सीज को इस्तेमाल करते हैं, नेशंस को इस्तेमाल करते हैं, नेशन स्टेट्स को इस्तेमाल करते हैं, अपनी कौम को इस्तेमाल करते हैं, और इस्तेमाल करने के बाद टिश्यू पेपर की तरह फेंक देते हैं इस्तेमाल करके। इन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, यह जानने के लिए मुनीर की सीक्रेट फाइल्स का सबसे सीक्रेट पेज खोलते हैं। 29 नवंबर 2022 को आसिम मुनीर पाकिस्तान का आर्मी चीफ बना। 18 महीने में मुनीर की दौलत $8 लाख पहुंच गई, जो घोषित संपत्ति है। सूत्रों के मुताबिक अघोषित संपत्ति अरबों में है, विदेशों में भी संपत्तियां हैं। मुनीर से पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ रहे बाजवा ने 2018 से 2022 के बीच 4 साल में 13 अरब की कमाई की थी। सिर्फ इतना ही नहीं, मौलाना मुनीर पर आरोप है कि उसने आर्मी चीफ बनते ही अपने परिवार वालों और रिश्तेदारों को बड़े पदों पर बैठाना शुरू कर दिया, उन्हें ऐसे ऐसे पदों पर नियुक्त कराया जिसके वो काबिल नहीं थे। ये बातें पाकिस्तान के खोजी पत्रकारों के समूह फैक्ट फोकस ने साझा की हैं। फैक्ट फोकस ने मुनीर के रिश्तेदारों पर डिटेल रिपोर्ट छापी है जो चौंकाने वाली है। इसमें पहला नाम है सैयद बाबर अली शाह का, जो आसिम मुनीर के मामा है। रिपोर्ट में मौलाना मुनीर के मामा को इस्लामाबाद का घोषित किंग कहा गया है। मुनीर के आर्मी चीफ बनने के बाद इस्लामाबाद में नई नियुक्तियों, सेना के अफसरों को मिलने वाले अवार्ड और प्रमोशन दिलाने में मामू बाबर अली शाह बिचौलिया यानी दलाल की भूमिका निभाता है। जो दलाली देता है उसे ही ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, उससे ही अवार्ड मिलते हैं। मुनीर के और भी कई रिश्तेदारों के नाम सीक्रेट फाइल में हैं। उनमें एक नाम सैयद हाजरा सोहेल का है, जो मौलाना मुनीर की कजन सिस्टर है। मुनीर के आर्मी चीफ बनने से पहले वो पाकिस्तान एजुकेशन एंडोमेंट फंड में स्कॉलरशिप मैनेजर के मामूली से पद पर थी। 2 साल में वो मामूली मैनेजर से CEO बन गए। फैक्ट फोकस की जांच में पाया गया कि उन्हें CEO के पद पर पहुंचाने में रावलपिंडी के आर्मी हेडक्वार्टर और पाकिस्तान के PMO ने मदद की। इतना ही नहीं, मौलाना मुनीर ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ना सिर्फ अपने बल्कि अपनी बीवी के रिश्तेदारों को भी मलाई वाले पद पर पहुंचाया। इसमें सबसे बड़ा नाम है मोहसिन नकवी का। वो मौलाना मुनीर की बीवी इरम आसिम का करीबी रिश्तेदार है। 29 नवंबर को आर्मी चीफ बनने के 55 दिन के अंदर मुनीर ने मोहसिन नकवी को पंजाब का चीफ एग्जीक्यूटिव बनवा दिया। 2024 में मुनीर ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर कब्जा करने के लिए मोहसिन नकवी को उसका अध्यक्ष बनवा दिया। कुछ दिन बाद शहबाज शरीफ से डील कर मोहसिन नकवी को मौलाना मुनीर ने देश का गृह मंत्री बनवा दिया। मौलाना मुनीर के भ्रष्टाचार की फाइल खुलने के बाद पाकिस्तान के असली मौलाना ही उसके खिलाफ होने लगे हैं। मुनीर को सबसे तगड़ा झटका लाल मस्जिद के मौलाना ने दिया है। लाल मस्जिद ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि भारत के खिलाफ किसी भी जंग में लाल मस्जिद के मौलाना पाकिस्तान आर्मी का साथ नहीं देंगे। पहलगाम के बाद मौलाना मुनीर को सबसे तगड़ा झटका लाल मस्जिद ने दिया है। माना जा रहा है कि इसी के साथ आसिम मुनीर की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अगर पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग में आप में से कितने लोग पाकिस्तान का साथ देंगे, हाथ खड़ा करें। कम ही नजर आ रहे हैं। इसका मतलब है कि काफी समझ पैदा हो चुकी है। मसला यह है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जंग इस्लाम की जंग ही नहीं है। पाकिस्तान की जंग कौमियत की जंग है। आज पाकिस्तान में जो कुफरिया निजाम है, जो जालिमाना निजाम है, वो हिंदुस्तान से ज्यादा बढ़कर, हिंदुस्तान में इतना जुल्म नहीं है जितना पाकिस्तान में जुल्म है कि लाल मस्जिद जैसा अलमनाक शाम यहां हिंदुस्तान में हुआ। पूरे खैबर पख्तूनख्वा में जो मजालिम हो रहे हैं वो वहां हुए कि उनके अपने जज तैयारों ने
अपने ही मुल्क के रहने वालों पर ऐसी बमबारियां की हुई? क्या हिंदुस्तान के अंदर इतने लोग लापता पाए जाते हैं? यहाँ जो जुल्म है, और यहाँ नहीं, अक्सर मुसलमान ममालिक का यही हाल है कि नेकी और तकवा के कामों में ताउन होगा, वला तावनु अल इस्म वल उद्वान, गुनाह के और जुल्म के कामों में ताउन नहीं होगा। मौलाना मुनीर ने आर्मी चीफ बनने के लिए भी बड़ा खेल खेला। उसने आर्मी चीफ बनने के लिए इमरान खान के विरोधियों से सेटिंग की। इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे, मुनीर एमआई यानी मिलिट्री इंटेलिजेंस का जनरल था। बाजवा ने 2018 में उसे आईएसआई का चीफ बना दिया। मुनीर की कट्टरपंथी सोच को देखते हुए इमरान खान ने 8 महीने में ही उसे शंट कर दिया। यहीं से इमरान और मुनीर की दुश्मनी की शुरुआत हुई। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शहबाज शरीफ ने 2022 में सत्ता संभालते ही 24 नवंबर को मुनीर का नाम आर्मी चीफ के तौर पर आगे बढ़ा दिया। 28 नवंबर 2022 को मुनीर का रिटायरमेंट था। उस वक्त इमरान के वफादार और तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता आरिफ अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे। उन्होंने मुनीर की ज्वाइनिंग का लेटर अटका दिया। इसी बीच शरीफ ने 28 से पहले ही आसिम मुनीर को नया सेनाध्यक्ष बनाने का ऐलान कर दिया और प्रमोशन के साथ रिटायरमेंट की तारीख बढ़वा दी। मुनीर को आर्मी चीफ बनना था और शरीफ खानदान को इमरान खान को निपटाना था, इसलिए यह डील सील की गई। इमरान सत्ता से चले गए, पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। इमरान खान को जेल भेज दिया गया, आवाम पर पकड़ कमजोर नहीं हुई। इसके बाद बुशरा बीवी को भी जेल में डाल दिया गया। इस तरह से मुनीर ने शहबाज के साथ मरियम नवाज को भी सेट कर लिया। फिर भी पाकिस्तान में इमरान की लोकप्रियता नहीं घटी तो आसिम मुनीर ने पहलगाम का दांव खेला ताकि पाकिस्तान की जनता का ध्यान हिंदुस्तान के खिलाफ युद्ध में लगाया जाए और इमरान के नाम पर शोर थम जाए। सुबह से लेकर शाम तक इमरान खान को लोगों के जहनों के ऊपर सवार था इमरान खान के, यार इमरान खान को इन्होंने कैद रखा हुआ है और इमरान खान को ये छोड़ नहीं रहे हैं। और पूरी की पूरी फौज को, पाकिस्तानी फौज को शदीद तरीन गाली पड़ी थी रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद, और इसके सब अपनी अवाम से, पाकिस्तानी अवाम से अभी भी पड़ रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर से गरीब आदमी, आम आदमी जो है वो शदीद नफरत, उसका जो 24 घंटे में जितने अरसे वो जागता था वो सलवाते सुनाते, बददुआएं देते और इनको गालियां निकालते टाइम गुजरता था इस फौज का। वो फौज जो सबका ताज थी, ठीक है, जिनको आप कहते हैं कि पेशावर कातिलों तुम सिपाही नहीं, ये सर का ताज थी। इन्होंने 75 साल 78 साल में से 75 साल आपके सर पे चढ़ के हुकूमत भी की है और सलूट भी ठुकवाए। वो सलूट अभी भी खैर ठुक नहीं रहे, लेकिन आसिम मुनीर कामयाब इस चीज में हो गया है कि लोग इमरान खान के ऊपर बात नहीं कर रहे, कह रहे हैं यार हिंदुस्तान की जंग होने वाली है, अभी हिंदुस्तान हमला कर देगा, परेशानी का एक आलम बहरहाल मौजूद है। क्या होगा क्या नहीं होगा, डिबेट ये चल रही है, मीम्स बड़े मजे की बन रही हैं, लेकिन लोग सीरियस भी हैं, लोगों को अपने बाल बच्चों का भी सोचना है। पाकिस्तान में अब तक जितने आर्मी चीफ हुए उनमें किसी को पाकिस्तान में मौलाना नहीं कहा गया। आसिम मुनीर को ही क्यों मौलाना कहा गया, इसकी भी एक दास्तान है जो भारत से शुरू होती है। आसिम मुनीर के परिवार की जड़ें पंजाब के जालंधर से जुड़ी हैं। बंटवारे के वक्त उनके पिता सैयर सरवन मुनीर टोबा टेक सिंह चले गए थे। वहां से रावलपिंडी के ढेरी हसनाबाद शिफ्ट हो गए। वहां वो मरकजी मदरसा दारुल तजवीब में पढ़ाने लगे। मुनीर का जन्म 1968 में रावलपिंडी में हुआ। शुरुआती पढ़ाई मदरसे में हुई। पाकिस्तान के बाकी आर्मी चीफ और आसिम मुनीर में एक और फर्क है। आसिम मुनीर की मिलिट्री ट्रेनिंग ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल मंगला से हुई है। बाकी आर्मी चीफ एबटाबाद की पाकिस्तान मिलिट्री अकादमी से पढ़े हुए हैं। आसिम मुनीर एक मिडिल क्लास परिवार से आता है। उससे पहले 10 आर्मी चीफ एलीट परिवार से ताल्लुक रखते थे। इसीलिए पाकिस्तानी सेना में आर्मी चीफ बनने के बाद भी आसिम मुनीर वो जलवा नहीं बना पा रहा था जैसा बाकियों का था। इसलिए पहलगाम कराकर भारत के खिलाफ युद्ध का माहौल बनाया। दूसरी तरफ बलोचों को डराया कि उनकी 10 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा जख्म देंगे। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूची पहाड़ों में तो मुनीर की सेना को उड़ा ही रहे हैं।
बलूच नेता उन्हें बांग्लादेश की तस्वीर दिखाकर मुनीर को उसकी औकात बता रहे हैं। जनरल मुशर्रफ फारूक के उनको इस तरह हिट करेंगे, उनको पता नहीं चलेगा, वो करें। गाँव का जो पानी में थी के वो करेंगे, वो 10 नस्लों तक याद रखेंगे। बंगालियों ने जो कुछ आप लोगों के साथ किया वो कितनी नस्ल तक आपको याद है? उसको भी तो याद करो ना। हम तो याद करते आ रहे हैं। हम तो पिछले 75 साल से आपकी हर जुल्म और ज्यादती को जो है याद करते आ रहे हैं। वैरायटी पार्क और अंदाड़ी को सब हमको याद करते आ रहे हैं। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ेंगी। पाकिस्तान की संसद में एक सांसद मौलाना ने मुनीर की पतलून उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत को गीदड़ भभकी देने वाले मुनीर और पाकिस्तान के नेताओं को सांसद अफजल अली खान ने करगिल की याद दिलाई, जहां पाकिस्तानी जवान अपने लोगों को मरता छोड़ दुम दबाकर भाग गए थे। मजा तो जंग का तब आता है जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर लाशें गद्दों पे आती है। जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है, जनाब स्पीकर साहब, तो फिर हमारी हीरो कारगिल में कर्नल शेर खान शहीद, उसको इंडियन आर्मी सल्यूट करते हैं और हमारे अपनी दुम दबाकर भाग जाती है। जनाब स्पीकर साहब, जब बंदूक का मुकाबला बंदूक से होता है तो फिर बंगाल में 90,000 फौजियों की पतलूनी उतर जाती है।